हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। देखिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अधिकतर बोर्ड इस पर क्वेश्चन पूछता था। प्रीवियस सेक्शंस अगर देखते चले तो इस बार भी उम्मीद है कि बोर्ड इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर देखो एसेशन रीजन के बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहे। हर एक पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए आप, वहां पर पोटेंशियल सेम रहे, इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल। उस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल। ठीक है, लाइक दिस। क्या अगर आपके पास एक ऐसा कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज किसी स्फीयर के अंदर रखा है, ठीक है, स्फीयर के अंदर रखा, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रही होंगी, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से इधर तक का डिस्टेंस r है। यहाँ पे भी r मान लिया मैंने, हर जगह रेडियस तो आ रही है ना, r r r, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय R होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 0.1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, इसको 5 बोल दूं, तो मैं कह सकता हूं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैं बोलूंगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V5। हर एक जगह पोटेंशियल सेम है और वो कितना है? KQ बाय R। यहाँ पर R यही तो है, सरफेस पे निकाल रहे हैं ना। जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख के आएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो KQ बाय R है। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आया? चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल, सेम, इक्वल मतलब सेम एवरीवेयर। इक्विपोटेंशियल सरफेस यूजुअली 3D में देखा जाता है, ठीक है ना। किस में देखा जाता है? 3D में देखा जाता है। ये 3D में तो रखा है, ठीक है, 3D में देखा जाता है। चलिए, अच्छा, इसमें एक बात बोलता है, ये बोलता क्या है? इसी के अंदर एग्जाम्पल हमने ले लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल्स पे ही पूरी कहानी समझाई जाएगी, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए ये था। अगर इसी के लिए एक बात लिख दूं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विथ चार्जेस एज सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो भी हो विथ चार्ज जो है उसके सेंटर पे रखा है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है। कैसे कॉन्सेंट्रिक? अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इधर बता दूं, जैसे +Q चार्ज है, ठीक है, इसका एक स्फीयर ये है, दूसरा इसी की वजह से बन रहा है ये, तीसरा इसी की वजह से बन रहा है ये, ठीक है। मैंने बोला इस पर इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है, इस पर 80 वोल्ट आया, इस पर 60 वोल्ट आया। बट अगर आप देखोगे, अगर आप इधर से चले ऐसे 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 ऐसे, तो इसके हर एक पॉइंट पर उतना ही तो पोटेंशियल है। अगर आप इस पॉइंट पे गए तो 100 है, इस पे गए तो 80 है, इस पे गए तो 60 है। तो क्या समझे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज सेंटर, सेंटर पे रखा है, आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ सकता है क्या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है? यस, होता है। समझ में आया ना? हाँ, होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर -Q चार्ज ले रहे हैं तो -Q के 3 बनेंगे। 3 चार्ज जितने बनाने बना लो। हमने बोल लिया ये -100 वोल्ट है, ये -80 वोल्ट है, ये -60 वोल्ट है। तो वही बात फिर से, हर एक पॉइंट पर, यहां पर भी हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी कहानी चल रही है, क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल इक्वल है, मतलब कि सेम है हर एक पॉइंट पर, इसीलिए हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को। समझ में आया? चलें आगे। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अगर इसी का एग्जांपल नंबर कोई 2 ले लें, एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? लीनियर चार्ज अगर ले लें, एग्जांपल
टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज पे क्या होगा, मतलब कि इसे लाइन चार्ज लगा है ना, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ऐसा लाइन चार्ज है। अब ये लाइन चार्ज आपका बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी वजह से, ठीक है, इस चार्ज की वजह से। तो हमने बोला कि आप इधर चले आर रेडियस तक चले, इधर भी आए आर रेडियस तक, इससे बनाया एक आपने सिलेंडर, और इस सिलेंडर के आप कहीं भी गए, अगर आपने इसको 1 पॉइंट बोल दिया, इसको 2 पॉइंट बोल दिया, इसको 3 पॉइंट बोल दिया, इसको 4 पॉइंट बोल दिया, आपको याद होगा चैप्टर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाई है, वो इसी से बताई थी, यही है, वही है। तो हर एक पॉइंट पर जहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो हम ये लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या बोलेंगे, ये बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें भी एक कहानी लिखनी है, क्या, जैसे इसमें लिखी थी सेम कहानी इसमें भी लिखनी है। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एज एक्सेस ऑफ सिलेंडर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो वही बोल रहा है कि जो भी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है जिसकी लीनियर चार्ज मतलब लाइन चार्ज जो भी ले रहे हो वो एक्सेस की तरह काम करे। देखो एक्सेस की तरह से काम करे, अगर इसके रोटेट कर देंगे तो सिलेंडर से सिलेंडर ही रहेगा ना, ठीक है। सिलेंडर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो चलिए अगर एक एग्जांपल बना के देख लें इसका, क्या बना लेते ना, क्या बना लें, ये हटा देते, ये तो समझ लिया ना, ये हटा देते, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बना के हमने बोला कि आपके पास क्या बनाएंगे, ये आपके पास लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज, ठीक है, एक्सेस। आपका एक सिलेंडर ये है, ठीक है। इस सिलेंडर के भी हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक और सिलेंडर ले लूं, इस पे भी हर एक पॉइंट पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। समझ में आया? चल अगर एक और मान लूं, ये ऐसे ले लिया, ऐसे, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, और हर एक सिलेंडर पर आपका पोटेंशियल सेम है। हाँ, ऐसा नहीं जो इस पर वो इस पर रहेगा, ना 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 भैया साहब, डिस्टेंस दूर होता जा रहा है तो चेंज तो हो गई, बट इसके हर एक पॉइंट पर जो भी होगा वो हर एक सिलेंडर के पॉइंट पर सेम रहेगा। मतलब इधर चले तो भी सेम, इधर चले तो भी सेम। हाँ, इसके और इसके में सेम रहे, ये मैंने नहीं बोला, इसके अंदर जो भी आप पॉइंट लेंगे वहां पर सेम रहेगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसीलिए ये भी सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा और ये भी सिलेंडर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा कैसे भैया साहब, डिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज ही हो रहा है ना। समझ में आया? ये था आपका लीनियर चार्ज के ऊपर एग्जांपल। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, पोटेंशियल जहां हर जगह सेम हो जिस सरफेस में, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही बस आज का मेन बात था, प्रॉपर्टीज समझाना आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू, दो के बीच में, एनी टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो।
कोई भी दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो और उनके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मैं बोलूं ए बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। ये बात क्यों रहती है, कैसे रहती है, सब बताया जाएगा, ठीक है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स पोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ठीक है। ये था आपका पहली प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात, नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क, नो वर्क इज डन, वर्क नहीं होता इसमें, बाय इलेक्ट्रिक, no work is done by electric force in moving a charge on equipotential surface। ये बात क्यों बताई, क्योंकि इस बात का संबंध इससे, वो बोलता है कि अगर आपने ऐसे कोई, देखो ये रखा है सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है आपका, इस सरफेस के अंदर एक ए है, बी पॉइंट है, ठीक है, ए बी पॉइंट है, ए से बी तक जा रही हैं, मतलब कि फाइनल डेस्टिनेशन बी है, तो आप बोलेंगे कि आपका वी बी माइनस वी ए जो होगा वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्या, ए से बी तक जितना वर्क डन जाने में कर रहा है अपॉन क्यू। यही होता है ना, यही तो पढ़ के आते थे, यही तो था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी अपॉन क्यू, डेल्टा बी निकालने का ये रहता था, ठीक है। अब हमने बोला कि एक बात बताओ, हम चार्ज को इतनी स्लोली ले जाते हैं कि जो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, वो अपना कार्य कर रहा होता, बस उसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो कि हमारा इसके निगेटिव में रहता है, पीछे साइड लगता है ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अरे भैया हम बोलते थे ना कि चार्ज को इतना धीरे ले जाओ, ना तो वो अपनी स्पीड में चेंज करे, ना अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करे, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रही थी तो बहुत तेजी से ले जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको रोकने के लिए पीछे से पकड़ते थे। जब उसको पकड़ते थे तो पीछे की तरफ क्या लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो निगेटिव, तो बेसिक सी बात है, निगेटिव रहेगा, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी इन्होंने बोला कि नो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज सरफेस। अब ये क्यों नहीं रहता है, कोई बता सकता है? देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, यहां सीधी बात इन्होंने ये बोल दी है कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, यहां जीरो रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा वीए माइनस वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू जीरो, यहां जीरो हो जाएगा, जैसे जीरो रखा तो ये वीबी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, तो बेसिक सी बात आएगी वीबी इज इक्वल टू वी ए, ये बात आ जाएगी, ये बात आई। ये वर्क डन जीरो हुआ कैसे, आपने बोल दिया और हो गया क्या, नहीं, फिजिक्स में हर चीज का फील दिखाएंगे, इसका भी फील इसमें आ जाएगा। देखना, आप एक स्पेयर ले लेते हैं, ठीक है, स्पेयर समझना, स्पेयर, इस स्पेयर पर यहां पर एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू यहां से यहां तक डिस्प्लेस होके आ रहा है, यहां से यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया, चार्ज क्यू है, इसका फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे तो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो निकल लेंगे, पॉजिटिव है, और इसका भी तो फोर्स ऐसे लग रहा है एफ ई, ठीक है, बट ये डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रहा, मतलब डीएक्स या डीआर जो भी ले रहे वो इधर की तरफ चल रहा है, जब इधर आए तो इधर की तरफ चल रहा है, डीआर इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अरे बेटा यहां से यहां तक रेडियस आर, यहां से यहां तक रेडियस आर, ऐसे तो हो रहा है, चार्ज क्यू इधर ऐसे चल रहा है, बट ये फोर्स ऐसे, और डीआर ऐसे डिस्प्लेस होता है, चलना ना ऐसे धीरे धीरे, एक टाइम पर ऐसे इधर आएगा, फिर फोर्स इधर रहेगा, ऐसे चलेगा डीआर, ठीक है। आप देख क्या रहे हैं, फोर्स और डीआर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डीएस होता है, तो फोर्स डीएस डॉट हटाते तो कॉस, और कितना एंगल बन रहा है 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0। अब बात समझ में आई, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन कितना हो गया
जीरो, वर्क डन जीरो हुआ तो आपकी ये कहानी फिट होगी। जैसे ही वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक वाले का तो बेसिक सी बात है, सॉरी, जैसे ही वर्क डन इलेक्ट्रिक जीरो हुआ इसका इलेक्ट्रिक वर्क डन निकलेगा ना, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक है। ये जीरो हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो गया तो आप इधर आ जाइए। जैसे ही आपने लिखा वी ए माइनस वी बी, ये देखो ये कहानी बनी थी वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जीरो होता है, वो बात इधर लिख दी थी। कैसे जीरो होता है? क्योंकि वर्क डन जीरो रहता है, और जब वर्क डन जीरो रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज जीरो। इसका मतलब हर जगह इक्विपोटेंशियल पर पोटेंशियल सेम रहता है। तो क्या समझा रहा हूं, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि भैया इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल हर जगह सेम रहना। तो हर जगह ही तो सेम है, वीए पे जितना पोटेंशियल वीवी पे उतना ही पोटेंशियल है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जीरो ही आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई वर्क नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं वर्क होने दे रही? आपके सामने ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक ऐसे लगता है, dr ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बनता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो f डॉट ds इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। जैसे ही जीरो रखा तो ऑल एक्सप्रेशन विल बी जीरो, काम खत्म। जैसे जीरो हुआ ये थे आपका पॉइंट 2। फील के साथ पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, और रट्टा मारेंगे तो सिर्फ बोर होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट चलें, तीसरा बताएं, चल तीसरा बताते हैं आपको। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the direction of electric field is always perpendicular, is always perpendicular, the direction of electric field is always perpendicular to किसके रहता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे रहता है? क्या ये बात भी भैया आपने रटवाई हम रट लें? नहीं यार, हम इसका फील देखिए। इनका कहने का मतलब है अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए बी वो दो पॉइंट है, ठीक है, ए बी पॉइंट है, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट डी आर है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए दिखाते हैं कैसे रहेगा। मतलब कि इनकी कहने की बातें ये हैं कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तीर, दो तीन, ठीक है। अगर मैं इससे ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, तो आप देखेंगे ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन से, जहां से भी देखेंगे, इधर से देखेंगे, देखो परपेंडिकुलर है, इधर से आए परपेंडिकुलर, इधर से आए परपेंडिकुलर, इधर से आए परपेंडिकुलर, तो ये कैसे हो रहा है? देखो आपको बता दूं, आपका फॉर्मूला क्या होता है? dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, यही फॉर्मूला रहता है। समझ में आया? ये इंटीग्रेशन वाला अगर ना ले तो नॉर्मल फॉर्मूला भी यही रहता है ना, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जीरो रहता है, अभी आपको बताया ये dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। जब ये जीरो रहता है तो आपका माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोल दूं तो जीरो इज इक्वल टू ई डी आर कॉस, कॉस कितना होगा? कॉस थीटा मान लिया, अभी पता नहीं ना, वही थीटा से निकालना है, कितने रहता है, 90 डिग्री रहता है कि 0 डिग्री रहता है। बेटा एक चीज देख लो, अब एक चीज देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहेगी नहीं, अरे बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रही, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस और क्या सब कुछ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो फिर काहे का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हो? इसका मतलब थीटा पर बात हो रही है, तो कॉस कहां पर जीरो होता है? कॉस 90 पर जीरो रहता है। अगर यहां पर 90 रख दूं तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहती है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल पे ऐसे तो होगा,
इसका मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये बात सही लिखी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात सही लिखी ना, क्योंकि देखिए ना cos 90 थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तभी तो E परपेंडिकुलर टू dr होगा, और जब E परपेंडिकुलर टू dr, तो इधर भी देख लीजिए E परपेंडिकुलर टू dr। इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। जल्दी से नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। चलें आगे, चलें। प्रॉपर्टी नंबर 4 बताएं। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी झमाझमदार है। क्या है, बताई हुई प्रॉपर्टी है ये, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन दी डायरेक्शन, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ये बात आपको बहुत बार बताई है, एक बार तो तब बताई थी जब बोल रहे थे साक्षी का नाम जैसे यहाँ लिखा है वैसे इस बात को लिख लो, तो लिख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से वो लेक्चर 5th है, 5th लेक्चर में बताइए, हाँ 5th लेक्चर में बताइए, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शो। शो कैसे कर रही है, इस पे इक्विपोटेंशियल आपको बना के दिखाना है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो बेटा मुन्ना बच्चा अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर रहती है, अभी बताया था, पीछे प्रूफ भी कराया। तो बेटा परपेंडिकुलर मतलब कि कुछ इस टाइप की रहेगी, ले अब आप चाहो तो सरफेस बना लो ऐसे 3D में, ऐसे सरफेस बन जाएगी आपकी। ये भैया 3D सरफेस है, ये परपेंडिकुलर रखी है, तो आप बनाना चाहो तो ये बना लो, नहीं तो सीधी सीधी लाइन बना दो, ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन था, एक फील के साथ है। हाँ, चौथा पॉइंट ये था। अब बताने जा रहे 5वां पॉइंट, 5th नंबर। 5th नंबर क्या कहती है, कहती क्या है, कहता है क्या, आपको भी कहती कहता है। 5th पॉइंट ये कहता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसी बातें आई थी, अब यहाँ पे भी आ रही है, उसी से बन के आई है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये पॉइंट है। अब जैसा कि इस बार असिस्टेंट रीजन पेपर में आ रहा है, तो शायद ये पॉइंट उठा के दे दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यही ये पूरे लेक्चर की आज है। क्यों नहीं करती उसका रीजन भी दे देते हैं। एसएसए रीजन में ऐसे ही आते हैं, असिस्टेंट देगा रीजन देगा, क्या एसएसए रीजन दोनों सही है, ऐसे 4 करके ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये कहानी तो नहीं होगी, एक सरफेस ये है पोटेंशियल का और एक सरफेस ये है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2। अच्छा एक बात बताओ, ये क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बात समझाता हूँ। जब ये 1 है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी, तो हम इसको बोल दें E1, क्योंकि भाई साहब परपेंडिकुलर तो रहती है पोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। और जब ये है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी परपेंडिकुलर, E2 या इधर रहेगी या इधर रहेगी, ठीक है। इन दोनों पे देख लो, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है भैया, कभी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आना पॉसिबल ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है। इफ दे डू so at the point of intersection there will be 2
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। वो वाला नहीं कि आई एम पॉसिबल, यम पॉसिबल मतलब यम पॉसिबल, मार्कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इक्विपोटेंशियल में इतना ही था। पढ़ाई करते रहे। लेक्चर कैसा लगा लाइक करके बताएं, कमेंट करें कोई भी डाउट हो, और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे।